अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही अहम होने वाला है। आज हम देखेंगे निबोश आईजेसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट का मई के एग्ज़ाम, 3 मई को जो एग्ज़ाम हुआ निबोश का, उसका टास्क हम 1 देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दोबारा अगर सेम क्वेश्चन आता है हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, कौन कौन से टिप्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ये बोर्ड के एग्जाम में दो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो टास्क 1 और एक टिप्स। जैसा कि हम हर क्वेश्चन के स्टार्ट में देखते हैं, ये एक नई तरह की टेक्निक है, हमारे लोगों को नहीं पता होता है, पाकिस्तान में लोगों को नहीं मालूम है इस तरह की एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। ऐसे कभी इन्होंने एग्जाम नहीं किए हैं, नहीं सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है, इशू होता है लोगों को जो सिनेरियो है उसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो उनके एग्जैक्ट जो वो पूछ रहा है वैसे उसके आंसर देने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, बहुत मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं डिफरेंट तरीके से इन चीज़ों को आपको समझाता रहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, पता चल जाए कि निबोश का पेपर जब आपके पास में आ जाता है, सिनेरियो आपके पास में आ जाता है जो कि एक एक्सीडेंट सीन है, सारा का सारा जो रोटेट हो रहा होती है, सारी इंफॉर्मेशन जो आपको बताई जा रही होती है, वो उस एक्सीडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताई जाती है। आपको ट्रेन करने के लिए निबोश ये चाहता है कि वर्क प्लेस पे जब आप जाएं तो आपके सामने जब ऐसे सिनेरियो आ जाए तो आप घबराएं नहीं, आप इजीली उनको सॉर्ट आउट कर सकें। तो निबोश भी एक तरह से आपकी हेल्प ही करना चाह रहा है, तो आप इसके लिए एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिए। इसको बर्डन, इसको बोझ ना समझिए आप निबोश के पेपर को, इसके तमाम टेक्निकलिटीज को समझा कीजिए। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती आप मेरे साथ में व्हाट्सएप के साथ डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ कांटेक्ट हो सकते हैं। मैं हर वक्त में लोगों को, अभी भी, आज भी कितने कलीग्स मेरे साथ में थे व्हाट्सएप पे जो डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को। तो आइए चलते हैं पहले टिप्स की तरफ। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें टाइम को मैनेज करना है। इसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने टाइम को, अगर आप अच्छे प्रिपेयर हैं पहले के, आपने निबोश के मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 24 घंटे का ये पेपर होता है, 24 घंटे हैं आपके पास में इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आपने कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। 2 घंटा गुजर गया और स्ट्रेस आ गया, 3 घंटे गुजर गए और स्ट्रेस आ गए, तो क्या हो जाएगा, जो आपकी एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो धीरे धीरे ऐसा ऐसा खत्म होती जाएंगी। तो आप मॉक टेस्ट, आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, जहाँ भी लोग मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, प्लीज़ आप मॉक टेस्ट लाजम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने निबोश के पेपर को, सेकंड जो पॉइंट है, 5 टाइम्स लाजम पढ़ना है। इसके तमाम टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको। फिर आपने क्या करना है, आपने उसमें से ढूंढना है स्कोप ऑफ वर्क क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, डिस्क्रिप्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, कितने लोग हैं कंपनी में, कितनी शिफ्ट्स हैं, कितनी शिफ्ट में कौन कौन सी सुपरविजन है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, कल्चर कैसा है। ये सब के सब चीज़ें आपने वहां से ढूंढनी है और इसको सेपरेट लिखते जाइए, आप बुलेट बना के लिखते जाइए। आपको एक नंबर लेने के लिए 30 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, प्लस माइनस आप 10 कर सकते हैं। और आपको 100 मार्क्स लेने के लिए 3000 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, उसे प्लस माइनस आप 10 कर सकते हैं, वो 27, 3300 ऐसा कुछ बनेंगे। जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं आपको निबोश के सिनेरियो में, जो आपको बताई जाती है, उसे केयरफुली आप रीड कीजिए। जो हम आपको ये इंस्ट्रक्शन बताते हैं, मैं हर क्वेश्चन से पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको इंस्ट्रक्शन बताऊँ, इंस्ट्रक्शन दूँ, इसके हवाले से टिप्स दूँ कि आप अच्छे से, सबसे पहले तो उसे पढ़ ही सके ना, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आप फेमिलराइज हो जाएं पूरे सिनेरियो के साथ, वहाँ पे जो जो लोग हैं, उनकी क्या क्या पोस्ट है, क्या काम करते थे, क्या काम नहीं करते थे, कौन सा शिफ्ट में काम करते थे, आपको लाजिम फेमिलराइज होना चाहिए सारे सिस्टम से। रीड सिनेरियो केयरफुली, पे क्लोज अटेंशन टू एनी हैजर्ड रिस्क, जितने भी हैजर्ड रिस्क नियर मिसेस
पोटेंशियल इंसिडेंट्स बताए जा रहे हैं सिनेरियो में, सबको आप मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए किसी भी जगह के ऊपर। इन सब के अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अभी आप क्वेश्चन ना पढ़िएगा, अभी आप हम सिनेरियो की बात कर रहे हैं सिर्फ। जो जो आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं, आप अलग से उन्हें अपने पास में लिखते रहिए, तो आपके पास में एक जबरदस्त किस्म के नोट्स तैयार हो जाएंगे सिर्फ आपके सिनेरियो बेस पेपर के हवाले से, जो बड़ा हेल्पफुल होगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। जब क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे कि ये वाली चीज वहां पूछी थी, वो उठा के पॉइंट लिख दिया, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे था, वहां पे था, वहां पॉइंट उठा के वहां पे लिख दिया, चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए। यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, द इंफॉर्मेशन provided the scenario, the answer question. Make sure you read scenario carefully. Ensure that you do not miss any important detail. आपने कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, और ये पढ़ के समझ आ गया, ये पैराग्राफ मुझे समझ आ गया तो लास्ट लाइन छोड़ दी, ऐसा ना कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे, आप बहुत बड़ा एविडेंस देने से चूक जाएंगे। आप नहीं देंगे, इतना बड़ा एविडेंस नहीं देंगे, आप मार्क्स नहीं हासिल कर सकते। आपको तमाम क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स के क्वेश्चन आंसर देने हैं, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। चेक योर आंसर्स। जब एक मरतबा जब पेपर आप सॉल्व कर चुके हों तो अपने जो क्वेश्चंस आपने आंसर्स लिखे हैं उसे प्रॉपरली देख लीजिएगा, उन्हें चेक कर लीजिएगा। यूज प्रॉपर फॉर्मेटिंग, एक ही फॉर्मेट यूज कीजिएगा। अगर आप बुलेट में बना के लिख रहे हैं तो बुलेट में लीजिए, अगर इनसाइड में हेडिंग्स के साथ लिख रहे हैं और स्टार्ट में हेडिंग्स के साथ लिख रहे हैं तो उसी पैटर्न को आप रखिएगा। इसे ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट में आप हर बुलेट पॉइंट में से चेंज करते रहें। दोबारा बता रहा हूँ आपको, दोबारा समझा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पेपर वाले दिन आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा। ये सिंपल जैसा पेपर नहीं है, आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, आपको उलझाने की कोशिश करता है निगोश हर मरतबा पे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है निगोश हर। वो आप एक्चुअली में आपका टेस्ट लेना चाह रहा है, आपके नॉलेज का, आपकी एबिलिटीज का, आपकी कैपेबिलिटीज का, कि कितना ज्यादा आपने अंडरस्टैंड किया है चीजों को। चले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन निगोश ने पूछा, मई 3 का जो निबोश का एग्जाम था उसका पहला क्वेश्चन था मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्टर ऑन साइट। ये बहुत टेक्निकल चीज होती है जब आप कॉन्ट्रैक्टर को वर्क प्लेस के ऊपर हायर करते हैं, लेके आते हैं किसी भी टास्क के लिए, किसी भी काम के लिए। अगर आप अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपके वर्क प्लेस पे कभी एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि आप कॉम्पिटेंट पर्सन हैं, आप उसे माफ नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए, आप हर चीज के लिए उसके सर पे खड़े रहेंगे, तो वो जहनी तौर पे तैयार हो जाएगा अच्छा काम करने के लिए। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वाज इनफेक्टिव अबाउट हाउ द एसएम सर्विस मैनेजर मैनेज्ड द कॉन्ट्रैक्टर व्हाइल ऑन साइट एट द कैफे? क्या इनफेक्टिव मैनेजमेंट थी उसकी, वो अच्छे से मैनेज नहीं कर सका अपने कॉन्ट्रैक्टर को। तो नोट हमेशा यही होता है कि जो भी आप आंसर देंगे तो वो रेलिवेंट होना चाहिए, सिनेरियो के ऊपर, सिनेरियो बेस होना चाहिए। सोल्यूशन है जी इसका, सोल्यूशन देखिए आप। तो इन बुलेट पॉइंट को अपने पास में आप नोट कर लीजिए, अपने पास में लिख लीजिए। नेक्स्ट कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है निबोश के हवाले से, कंट्रैक्टर मैनेजमेंट के हवाले से, आप सेम बुलेट आप यूज कर सकते हैं। तो वहां से बहुत सी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि सेम इंफॉर्मेशन ही हो उस सिनेरियो में। In the scenario, the SM management of the contractor on site at the cafe was ineffective for several reasons. उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, इनफेक्टिव थी, कुछ भी इफेक्टिवनेस नहीं थी। सबसे पहले उसने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उसकी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं थी। एसएम डिड नॉट इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द कॉन्ट्रैक्टर about their purpose and the specific repairs needed. The worker at the service counter was unaware of the contractor's arrival and had to inquire about their presence. सबसे पहले तो यही हुआ कि उसकी कम्युनिकेशन नहीं थी, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था रिस्पॉन्सिबल पर्सन को। इवन काउंटर पे बैठे लोगों को नहीं मालूम था कि इन लोगों को बुलाया गया है। अगर इन्फॉर्म किया गया होता तो कितना अच्छे से अरेंज हो जाता, वो लोगों को लेके जाते, वर्क साइट दिखाते, अपनी वर्क साइट के हैजर्ड के बारे में बता देते, आने जाने के रास्तों के बारे में बता देते, वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में बता देते। तो ऐसा कुछ नहीं कर सका। नेक्स्ट, neglecting responsibilities. The SM dismissed their responsibility in supervise the contractor, claiming to be too busy. This show a lack of accountability and failure to
प्रायोरिटाइज एसेंशियल टास्क। एसएम ने, सर्विस मैनेजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट किया। वो ने ये क्या के चला गया कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो टास्क उनके हवाले करके चला गया, अपना प्रोजेक्ट उनके हवाले करके चला गया। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। Inadequate knowledge transfer. The SM had previously worked with the coffee machine repairing company, implying they were familiar with the coffee layout and repair required. However, they did not pass on this knowledge or provide guidance to the worker supervision. तो कंट्रैक्टर को अरेंज कर सकता था, मैनेज कर सकता था यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जो सर्विस मैनेजर था उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस काफ़ी रिपेयर मशीन की ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ही था। अगर वो वहां पे होता तो वो बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को वो ठीक करवा सकता था। जिस काम के लिए उन्हें बुलाया था, काफी मशीन की रिपेयर के लिए, काफी मशीन खराब हो गई थी, उसको रिपेयर करने के लिए बुलवाया था। देखिए कितने अच्छे तरीके से वो काम कर सकता था, मगर वो ऐसा नहीं किया उसने। पॉइंट नंबर 4 है डिस रिगार्ड फॉर सेफ्टी। द एसएम decision to leave an inexperienced worker to supervise that contractor without proper knowledge or guidance compromise safety. Supervision by the individual with expertise in coffee machine repair would have been more appropriate. तो इसने क्या किया, एक इन एक्सपीरियंस जिसको पता ही नहीं था किस चीज के बारे में, वो नहीं जानता था कोई भी चीज के बारे में, उसे सुपरवाइज के लिए वहां पे छोड़ के चला गया कॉन्ट्रैक्टर के साथ में। तो इसने क्या किया कि प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया, उसे गाइडेंस नहीं दी और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर दी। जो समझौते करते हैं, सेफ्टी के ऊपर समझौते करते हैं, काम को, प्रॉफिट को, पैसे को देखते रहते हैं, हमेशा उनके प्रोजेक्ट के ऊपर छूटा रहता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, पुलिस रहती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमेशा उनके प्रोजेक्ट के ऊपर एम्बुलेंस रहती है, मतलब उनके प्रोजेक्ट पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। लैक ऑफ, पांचवा पॉइंट है जी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। द एसएम फेल्ड टू कोऑर्डिनेट द कंट्रैक्टर अराइवल एंड द रिपेयर विद देयर ओन शेड्यूल। तो वो कोई शेड्यूल नहीं बना सका, वो शेड्यूल बनाने में भी फेल हो गया। सिर्फ यही बंदा था जो जानता था कि किस वक्त वो आएंगे, किस वक्त वो नहीं आएंगे। जब वो आएंगे तो इसे अपने शेड्यूल को मैनेज कर लेना चाहिए था। पॉइंट नंबर 6 है प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल टास्क। इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज एज अ सुपरवाइजर, द सर्विस मैनेजर प्रायोरिटाइज मूविंग outdoor furniture inside the cafe, further neglecting their responsibilities to oversee the contractor. यहाँ पे बहुत बड़ी चीज उसने मिस कर दी। आप मैनेजर हैं, आप इंचार्ज हैं, तो यहाँ पे एक बहुत खौफनाक चीज को बता रहा है जो हमारे बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने आप को ठंडी जगह पे रखने के लिए, सुकून वाली जगह पे रखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को बताने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, हमेशा छोटा सुकून वाले काम की तरफ चला जाता है। देखिए वो तो सिंपल काम था, एक वर्कर भी करवा सकता था। फर्नीचर को मैनेज करवाना तो कुछ भी चीज नहीं थी। ये कह के छोड़ के चला गया। उसकी प्रायोरिटी किस तरफ थी आप समझ सकते हैं। उसकी जो प्रायोरिटी थी वो पैसा था, सेफ्टी उसके बिल्कुल प्रॉपर प्रायोरिटी में नहीं था। पॉइंट नंबर 7, फेलियर टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। द एसएम डिड नॉट प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस टू वर्कर who was left to supervise the contractor. The lack of direction hindered the workers ability to effectively manage the situation. जो बंदे को सर्विस मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ में छोड़ा, उसको कोई भी गाइडेंस नहीं दी गई, कोई भी सुपरवाइज नहीं किया गया किसी भी चीज के साथ में कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या पूछना है, क्या बताना है, कुछ भी उसे गाइड नहीं किया गया। लैक ऑफ सपोर्ट। व्हेन द वर्कर expressed concern about their capability to supervise the contractor, the SM did not offer assistance or reassurance. This demonstrates a lack of support and teamwork. जब उस वर्कर ने बताया कि मेरी तो इतनी एबिलिटी कैपेबिलिटीज नहीं है कि मैं सुपरवाइज कर सकूं, वो जो काम करने के लिए आए हैं वो क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं देख ही नहीं सकता हूँ कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक, तो क्या बेनिफिट है मुझे यहाँ पे छोड़ के जाने का। तो इस पे ऐसा कुछ भी बोला नहीं, कुछ भी उसे असिस्टेंट्स के मैं ठीक है आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन दे देता हूँ, या आप यहाँ पे थोड़ा देर के लिए खड़ा हो जाइए, मैं एक्सपीरियंस बंदा दे दूंगा, या मैं वापस आ जाऊंगा, कुछ भी उसे सेटिस्फाई नहीं किया।
पॉइंट नंबर 9 है इनफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। द एसएम service manager poor time management resulted in them being too busy to supervise the contractor. This failure to allocate time for essential tasks contributed to the ineffective management of the contractor. मैनेजमेंट ऑफ कंट्रैक्टर में सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट जो उसका फेल था वो यही था कि उसे अपना टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंट्रैक्टर आया है, अपनी मशीन, उसकी मशीन ठीक होगी तो पैसा कमाएगा ना यार। वो उसके लिए अगर टाइम नहीं है तो आप सोचिए और कितनी मिस्टेक्स करेगा ये, और कितनी गलतियां करेगा ये। मशीन ही उसका पैसा कमाने का जरिया है, वही तो चाय बना रही है उसके लिए, वही तो कॉफी बना रही है कॉफी मेकर। पॉइंट नंबर 10 लैक ऑफ फॉलो अप। द एसएम डिड नॉट check on the progress of the repair or communicate with the contractor throughout the process. This lack of follow-up indicates a lack of engagement and commitment to promptly resolving the coffee machine issue. एसएम सर्विस मैनेजर यहाँ पे फेल हो गया, दोबारा यहाँ पे फेल हो गया। वो एक मरतबा भी फॉलो अप के लिए नहीं गया जब तक कॉन्ट्रैक्टर वहां पे काम कर रहा था। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो उसके हाथ से छूट गया, जो फेल हो गया। तो ये सारी चीजें बता रही हैं, ये उसकी लैकिंग बता रही हैं कि कैसे उसने कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट को फेल कर दिया, कैसे वो कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज नहीं कर सका, जो जो नया कॉन्ट्रैक्टर उसके पास में आया काम करने के लिए। ओवरऑल द एसएम्स ineffectiveness ineffective management of the contractor on site at the coffee cafe was characterized by poor communication, neglect of responsibility, lack of support and failure to prioritize safety and coordination। ये सारी चीजें बताती हैं कि एसएम कैसे इनफेक्टिवली मैनेज करता रहा कॉन्ट्रैक्टर को जब उसके पास में आया। निबोश में आप पढ़ चुके हैं कि जब हम एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना चाहिए। आपके पास में एक्सपीरियंस है नहीं है, प्रीवियसली आपने किया या नहीं किया, आपके ऊपर कोई वायलेशन नोटिस तो नहीं है, इन्फोर्समेंट एक्शंस तो नहीं है, रिस्क असेसमेंट्स क्या हैं आपकी, कि पॉलिसीज क्या हैं, कंपनी की पॉलिसी क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, तो कुछ भी वो करने में नाकाम रहा। तो ये इनइफेक्टिवनेस थी उसकी। 10 पॉइंट्स हैं, ये आपको दोबारा भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उनके लिए तमाम बुलेट पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल होंगे। होप जी आप समझ गए होंगे अच्छे से, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसका बहुत सिंपल था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप इजीली इसमें 10 मार्क्स ले सकते हैं। आपके जहन में कोई भी अगर सर डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम दोबारा मिलते हैं 3-4 दिनों के अंदर। मैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।